तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आई स्टूडेंट में महातांडव सीरीज में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और समाज विज्ञान के मैं क्लास तीसरा लेकर आ गया हूं। अगर महातांडव सीरीज क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। और सभी वीडियो का आपको महातांडव सीरीज देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए और वहाँ पे महातांडव सीरीज 2021 लिखा हुआ है। सभी वीडियोज इस पर उपलब्ध है, वहाँ से आप पूरा वीडियोज पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों से बताया हूं कि महातांडव सीरीज के एक भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है अगर 90+ मार्क्स आपको लाना है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। आप वीडियो को शेयर करना भूलना नहीं, आप लोगों को वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले महत्वपूर्ण हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने। और सारे का मैं आंसर भी आप लोगों से पूछूंगा और आंसर भी बताना होगा, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूं, इसमें सभी क्वेश्चन सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, आप उसको बताना है आप लोगों का आंसर। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत विगत वर्षों से, बहुत सालों से लगातार पूछा गया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए, इसका आंसर एक लड़कों का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर कि मेज़नी। चलिए बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यंग इटली का सोसाइटी का संस्थापक कौन था। सभी लोग का आंसर सही आना चाहिए। चलिए कमेंट कीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ, इसके बाद मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मेज़नी था। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन था? मेज़नी। अभी याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंफर्म हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP भी। ठीक है, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। अब इसका आंसर नहीं देंगे आप लोग तो क्या देंगे बताइए। अभी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार ये प्रोवाइड हो रहे हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार, बताइए, जूट, कॉफी, जौ कि रबर। इन चारों ऑप्शनों से आपको बताना है कि रेशेदार फसल कौन है। सबको मालूम है कि जूट है, जूट में ही रेशा निकलता है सबसे ज़्यादा, तो जूट इसमें रेशेदार फसल है। बात खत्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए इसके साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बताइए कि जब भारत में पंचायती राज की स्थापना कितने सन में हुई थी? 1980 में कि 1990 में कि 1992 में कि 2004 में? चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सबका आंसर सही आना चाहिए कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी तो कितने में सन में हुई थी स्टूडेंट। मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा। तो सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा एकदम कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अब इसका आंसर तो हमको सभी लड़कों से चाहिए कि सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है किस राज्य में स्थित है। असम में कि उड़ीसा में कि पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में? चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, आप लोग मैच करा लीजिएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल के जिला अधिकारी? बताइए, बहुत ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है, कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, इसका सही आंसर बताइए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, तो आपके मुख्यमंत्री करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यह कंफर्म हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना आपको स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका अति लघुत्तरीय कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस को तैयार करके जाना आपको। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? चलिए उत्तर लिखते हैं। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यह बहुत अधिक उपजाऊ
तथा गहन कृषि योग्य होता है। यह बहुत ही उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य होती है स्टूडेंट। बताइए इसमें कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तुरंत बता दें कि नदियों द्वारा बहाए गए अवसादों से इनका निर्माण हुआ जलोढ़ मिट्टी का, और ये बहुत ही कृषि के लिए उपजाऊ तथा क्या है, योग्य होती है कृषि के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। उदारवाद क्या है? देखिए पूछता है कि उदारवाद क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पहले इसको हम लोग तुरंत याद कर लेते हैं कि उदारवाद लाइबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लाइबर पर आधारित है। लैटिन भाषा के किस? लाइबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था। स्वतंत्रता जो नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था। उदारवाद का मतलब उसमें क्या था कि स्वतंत्रता नए मध्यम वर्गों के लिए। ठीक है, ये उदारवाद का अर्थ होता है, और ये किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा के लाइबर पर आधारित यह शब्द है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समझ सबकी बराबरी। व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समझ सबके बराबरी को ही क्या कहा जाता है? उदारवाद कहा जाता है। स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, किसी कीमत पे इसको याद करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो अधिक सरकारें काम करें संघात्मक व्यवस्था कहलाती है, या संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में क्या, एक ही समय में दो अधिक सरकारें काम करें, दो अधिक सरकारें काम करें, उसी को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, या संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, याद भी हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंफर्म। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि राज्य का अपना कोई धर्म न हो, राज्य का कोई अपना धर्म न हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से मतलब अपने आप से स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकें तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न करें, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूं कि धर्मनिरपेक्षता उसे कहते हैं कि अपने स्वयं आज़ादी से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं जिसमें हम रहना पसंद करेंगे, और वही कह रहा है कि नागरिकों में भेदभाव न करें। ठीक है, यही स्थिति को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पाँचवां देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग को ही क्यों चुना? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया था, कह रहे हैं कि गांधी जी ने असहयोग को ही क्यों चुना? या तो इस प्रश्न को कई बार इस प्रकार भी पूछा गया है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे, या तो यही दे सकता है तो ये दे सकता है। किसी प्रकार देगा तो आप उत्तर एक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका उत्तर नोट कीजिए कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ, इसको नोट कर लीजिए, किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। ये सारे प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे थे, अब कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला लघुत्तरीय प्रश्न नोट कीजिए कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या अर्थ? ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो देखिए आप उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी।
इसी को ब्रेटन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। तो देखिए 4 नंबर का पूछेगा तो भाई आपसे लिखवाएगा ही 1-2 पेज में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे ये सारे पेज को, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पुश करके रोक लिख के लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ब्रेटन वुड्स समझौता बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस इस आने का क्वेश्चन का, तो आप एक बार पढ़ लीजिए कि आपके दिमाग में बन जाए, थोड़ा आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर होता हुआ पहला प्रश्न क्लियर हो गया। हम दूसरे प्रश्न की ओर स्टूडेंट बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे दे रखा है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। यहाँ पे पहला प्रश्न, इस दूसरा जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 तरीके से पूछा जाता है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, या तो इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछता है कि सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। तो यहाँ कोई 3 गुण बताइए या तो कोई 3 लाभ बताइए स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जल वाले देशों में से एक है। जो भारत हम लोग का है वो विश्व के सर्वाधिक सड़क जल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से गुण इसके निम्नलिखित है उसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित है। आप कौन कौन से गुण उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला गुण यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे आपके सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु समुद्रीय पथों को जोड़ती है स्टूडेंट। और दूसरा इसका क्या है गुण कि सड़कों की निर्माण लागत कम होती है। जो सड़कों की निर्माण लागत कम होती है तथा यह उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। और तीसरा गुण इसका यह है कि यह घर घर सेवाएं उपलब्धता करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए सड़क परिवहन 3 गुण पूछा था हमने, देखिए बहुत अच्छे ढंग से तीनों गुण यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है और इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लोग बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यह प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न नोट कीजिए। जो कि पहला दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। इस प्रश्न को किसी कीमत पे तैयार करके जाना आपको। एक, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए स्टूडेंट। तो देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। इसको हमको तैयार करके जाना है। समझ में आया ना। चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते। ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उसे गैर परंपरागत को नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि ऊर्जा के वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे में आपका सौर ऊर्जा क्या खत्म हो गया, आप बताइए। सौर ऊर्जा का आप मान लीजिए कि चार्ज हुआ आपका, आपने इस्तेमाल किया, फिर सूर्य का प्रकाश आएगा, फिर चालू हो जाएगा। उसी तरह पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, इनकी मात्रा खत्म हो जाएगी, फिर पुनः वो उपस्थित हो जाएगी। समझ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा, या हम उसको क्या नवीकरणीय भी कह सकते हैं। अब देखिए कौन कौन है भैया उसके। तो पहला सौर ऊर्जा डालिए, लिखिए इसमें। पहला सौर ऊर्जा है, इसमें लिखिए कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का एक सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट
माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे? माधोपुर में स्थित है स्टूडेंट। तो देखिए ये आपका सौर ऊर्जा पहला हो गया, ठीक है स्टूडेंट। गैर परंपरागत ऊर्जा सौर ऊर्जा आपका हो गया। और दूसरा गैर परंपरागत जो ऊर्जा है वो है आपका पवन ऊर्जा। और दूसरी रेडिंग हम लोग पवन ऊर्जा डालेंगे। पवन ऊर्जा के बारे में हम लोग लिखेंगे। अब पवन ऊर्जा कह रहा है स्टूडेंट कि पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बहाकर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में किया जाता है स्टूडेंट। ये आपका पवन ऊर्जा हो गया। इसी तरह तीसरा गैर परंपरागत ऊर्जा है आपका बायोगैस। अब बायोगैस क्या है? तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। ये आपका बायोगैस हो गया, ठीक है। तीसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। और चौथा गैर परंपरागत ऊर्जा है आपका ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है उसको नोट कीजिए। तो ज्वारीय ऊर्जा वो है कि महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा के बहाकर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है। जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है, इससे विद्युत बनती है। चलिए स्टूडेंट, तो ये आपका ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में ये लिख दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट। और पांचवा जो गैर परंपरागत ऊर्जा है वो है भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा क्या कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कहाँ पे? तो लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं भूतापीय ऊर्जा के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है जियोथर्मल ऊर्जा। अब जियोथर्मल ऊर्जा क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब जियोथर्मल ऊर्जा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों से यह पैदा की जाती है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों के चलिए स्टूडेंट। और छठवां आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है जो वो है जियोथर्मल ऊर्जा। अब जियोथर्मल ऊर्जा क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चरमों से ये पैदा की जाती है। इसका प्रयोग ठंडे भंडार केंद्रों में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ? ठंडे भंडार केंद्रों में किया जाता है स्टूडेंट। ये आपका जियोथर्मल ऊर्जा हो गया। तो यहाँ 6 गैर परंपरागत ऊर्जा में डिस्कस कर दिया। प्रश्न ही बहुत खतरनाक प्रश्न है, इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को और मैं दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यही प्रश्न था कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या तो ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ मैं 6 बता दिया हूँ, आप चार्ट आराम से बिल्कुल तैयार कर सकते हैं आसानी से स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे आज का क्लासेस तीसरा खत्म होता हुआ। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है स्टूडेंट। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।